जब भी हम सच बोलते हैं तो देश में बैठे कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कुछ खास लोग हैं जिन्हें यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सच आप जानते ही हैं हमेशा कड़वा होता है। सच सबको अच्छा लग भी नहीं सकता। हमने शैला राशिद को लेकर अभी जो कुछ भी कहा, संभव है कि वो बात भी कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छी ना लगे, लेकिन हम सच कहना बंद नहीं करेंगे। सच सुंदर नहीं हो सकता, सच मीठा भी नहीं हो सकता, सच कड़वा होता है, लेकिन सच सच ही रहता है। ऐसा ही एक सच हमने 2 दिन पहले दिल्ली में चल रहे, दिल्ली के आसपास चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बोला था, और वो सच ये था कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान और कुछ खास राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो चुकी है और यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। लेकिन हमारी ये बात कुछ लोगों को बड़ी कड़वी लगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर हमें ट्रोल किया गया और यहां तक आरोप लगाया गया कि हम किसान विरोधी हैं। लेकिन सच यह है कि पिछले कई वर्षों में किसानों की परेशानियों के बारे में जितनी खबरें जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई हैं, उतनी किसी ने नहीं पहुंचाई। हम किसानों के हर सुख दुख में शामिल रहे हैं और देश को यह बताते रहे हैं कि किसान कितने संघर्षों के बाद 135 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं। जो लोग जी न्यूज को लगातार देखते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर हमने कितना काम किया है। लेकिन जिन लोगों को यह सच अच्छा नहीं लगा, वो हमें अब किसान विरोधी बता रहे हैं। इसलिए आज उन्हें कुछ जवाब देना हम चाहते हैं कि हम उन्हें कुछ जवाब दें। हम इस लड़ाई में असल में बड़े बड़े जमींदारों के साथ नहीं हैं, बल्कि हम छोटे और गरीब किसानों के साथ हैं और हम छोटे और गरीब किसानों के हक की बात कर रहे हैं। और यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि छोटा और गरीब किसान आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाता। हम नहीं चाहते किसानों के हक की लड़ाई खालिस्तानियों या कुछ खास राजनीतिक पार्टियों के हाथ का मोहरा बन जाए, ये चुनावों का मुद्दा बन जाए। लेकिन अफसोस है कि ऐसा ही हो रहा है। आज हमें दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह तस्वीर हमारे उस दावे को पुख्ता करती है जिसके मुताबिक इस आंदोलन को कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। हालांकि इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है और अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि इस ट्रैक्टर का मालिक कौन है, क्योंकि अगर इस पर नंबर लिखा होता तो हम ही अब तक इसके मालिक तक पहुंच चुके होते और आपको बता देते कि यह ट्रैक्टर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन हमने जब इस ट्रैक्टर का नंबर जानना चाहा तो हमने देखा कि इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इससे इस आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री का हमारा शक जरूर पुख्ता हो जाता है। और यह ट्रैक्टर, जिस समय मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, इस समय 9:30 बज रहे हैं रात के, इस समय भी यह ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, उसी जगह पर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसी जगह पर जहां किसानों के ट्रैक्टर्स इस समय भी खड़े हुए हैं। और यह ट्रैक्टर इस समय रात के 9:30 बजे, जब मैं आपके साथ लाइव हूं, इस समय भी यह ट्रैक्टर वहीं पर खड़ा हुआ है। अगर पुलिस चाहे तो इस ट्रैक्टर के पास पहुंच सकती है। हम जानते हैं बहुत सारे लोग इस समय में देख रहे होंगे, पुलिस के लोग भी देख रहे होंगे। अगर पुलिस चाहे या कोई और सरकारी अथॉरिटीज चाहें या जो आंदोलनकारी किसान है वो भी चाहें, तो वो जाकर चेक कर सकते हैं सिंगू बॉर्डर पर, जो दिल्ली का सिंगू बॉर्डर है, वहां पर यह ट्रैक्टर इस समय भी खड़ा हुआ है। पंजाब से आए हजारों किसान अब भी देश की राजधानी दिल्ली में डटे हुए हैं। ये किसान संसद का घेराव करना चाहते हैं। सरकार ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है और अब किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि उनके पास 4 महीने का राशन है और वो अपनी मांगें पूरी होने तक दिल्ली छोड़कर नहीं जाने वाले। बहुत खाना, बहुत राशन लेकर आए हैं। वो चाहें तो महीनों तक यहां रहकर प्रदर्शन कर सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ आए हैं। किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा जिन 5 रास्तों को बंद किए जाने की बात हो रही है, वो आप नक्शे के जरिए इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दिल्ली से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं या जाते हैं काम से, या फिर वो लोग जो किसी काम से आसपास के राज्यों से दिल्ली में प्रवेश
करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम ये कहना चाहेंगे, थोड़े दिन सावधान रहिए, क्योंकि दिल्ली अब चारों तरफ से घिर चुकी है और इन सारे एंट्री पॉइंट्स को किसान आंदोलनकारी सील कर देना चाहते हैं ताकि कोई भी दिल्ली में प्रवेश ना कर सके और दिल्ली से बाहर ना जा सके। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को किसान पहले से ही बंद कर चुके हैं, जबकि गाजियाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है और इसे भी आंशिक रूप से बंद किया जा चुका है। इसके अलावा दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को भी बंद किए जाने की तैयारी चल रही है। अगर आने वाले दिनों में आप इनमें से किसी भी रास्ते पर होकर जाने की योजना बना रहे हैं तो आप फिलहाल अपने इस ट्रैवल प्लान को टाल दीजिए, क्योंकि आप जा ही नहीं पाएंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सरकार किसानों से अब बिना कोई शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार और किसानों के बीच ये बातचीत 3 दिसंबर को प्रस्तावित है। वैसे तो किसानों ने यह भी साफ किया है कि वो अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को जगह नहीं देंगे, लेकिन यह आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है उसे देखते हुए लगता है कि राजनीतिक पार्टियां, कुछ देश विरोधी तत्व और कुछ विदेशी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक कर लेना चाहती हैं और हम बार बार देश के लोगों को, इन किसानों को इसी बात से आगाह कर रहे हैं। हम इन सारे किसानों से कहना चाहते हैं, आप हमें अपना दुश्मन मत समझिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, बहुत सारे देश विरोधी ऐसे दल हैं जिनकी नजर आपके ऊपर है और वो आपके इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। और ऐसा ना हो कि ये आंदोलन शुरू तो हुआ है आपकी मांगों को लेकर, लेकिन हो सकता है इसका फायदा आपको ना मिलकर किसी और को मिल जाए, जैसा कि हमेशा हर बार होता आया है। क्योंकि आपने ये देखा है यार, इस देश में पिछले 70 साल से किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता अमीर होते चले गए, उनके बंगले बड़े होते चले गए, उनकी गाड़ियां बड़ी होती चली गई, बैंक बैलेंस भारी होता चला गया, लेकिन किसान आज भी उतना ही गरीब रहा। एक बार फिर ऐसा ना हो जाए। इतना ही नहीं, अब इस आंदोलन से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को इजाजत देने की मांग भी उठने लगी है। इन्हें जीएम क्रॉप्स कहते हैं। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के उत्पादन पर अभी रोक लगी हुई है, यानी यह गैर कानूनी है। लेकिन इस आंदोलन में इस तरह की मांग उठाए जाने से अब यह साफ हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपने फायदे के लिए इन किसानों को मोहराब बना लिया है। यानी अब हर व्यक्ति अब इसमें अपनी इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विदेशी कंपनियां हो, चाहे वो विदेशी एनजीओ हो, चाहे वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हो, चाहे वो खालिस्तान वाले हों। ये दुष्प्रचार यहीं समाप्त नहीं होता। इस आंदोलन के केंद्र में किसानों की 2 बड़ी मांगे हैं। पहली है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म ना किए जाने की मांग, और दूसरी है सरकारी मंडियों को समाप्त ना किए जाने की मांग। इसलिए इस विषय को आज पूरे देश को पहले समझ लेना चाहिए, इससे पहले कि लोग आपको बहकाना शुरू कर दें। विषय को समझिए ताकि आप अपने तर्क बना सकें। सच यह है कि सरकार ना तो एमएसपी समाप्त करना चाहती है और ना ही नए कृषि कानूनों में मंडियों को समाप्त किए जाने का कोई भी प्रावधान है। यानी ये जो दोनों अफवाहें हैं ये झूठी हैं। ना तो मंडियां समाप्त हो रही हैं और ना एमएसपी समाप्त हो रहा है। वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों की प्रति महीने औसत कमाई आप जानते हैं कितनी है? सिर्फ 6,400 रुपए। एक महीने की कमाई, औसत कमाई किसानों की है 6,400 रुपए। यानी इनकी औसत सालाना कमाई सिर्फ 77,000 रुपए है। अब आप सोचिए, साल में जो व्यक्ति 77,000 रुपए कमाता हो, जो परिवार कमाता हो, वो क्या करेगा, क्या खाएगा और क्या बचाएगा? हमारे देश में 86% किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और आज हम कहना चाहते हैं, हम इन्हीं किसानों के साथ हैं। हम किसानों के इस वर्ग के साथ हैं। हम इस वर्ग के किसानों की आवाज उठा रहे हैं और यह बात बड़े किसानों को, बड़े जमींदारों को, आड़तियों को अच्छी नहीं लग रही। यह बात दलाली करने वाले लोगों को अच्छी नहीं लग रही। हम इन किसानों के साथ हैं और इनकी संख्या है कुल किसानों में 86%। भारत में इस समय सिर्फ 0.3
3.9% किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स चुकाने के लिए क्वालिफाई भी करते हैं, इनकम टैक्स चुकाने की योग्यता रखते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि किसानों की जो आय होती है वो इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन ये तो सोचिए कि कितने किसान इस लायक हैं कि वो इनकम टैक्स देने की हालत में भी हों। 1% से भी कम, 0.5% से भी कम ऐसे किसान हैं जो इनकम टैक्स देने के लिए क्वालिफाई भी करते हैं, सिर्फ 0.39%। और यही 0.39% किसान बड़े किसान हैं और यही एजेंडा सेट करते हैं छोटे किसानों के लिए भी। और इन किसानों के पास औसतन कम से कम 15 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से भी ज्यादातर लोग असली किसान हैं ही नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो कागजों पर खुद को किसान बताते हैं और फिर अपनी आय को कृषि से हुई आय बताकर इनकम टैक्स पूरा के पूरा बचा लेते हैं। इनमें बड़े बड़े अमीर लोग हैं। आपने कई बार सुना होगा, हमारे देश में कई फिल्म स्टार्स भी ऐसे हैं जो अपने आप को किसान बताते हैं। क्यों बताते हैं? इनकम टैक्स बचाने के लिए। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बड़े बड़े नेता, जो अपने आप को किसान बताते हैं, और बहुत सारे उद्योगपति भी ऐसे हैं जो किसान ही बने हुए हैं। हमें इनमें से किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे हमारा इशारा किस तरफ है। लेकिन ऐसा क्या है कृषि में कि बड़े बड़े लोग अपने आप को किसान बता रहे हैं सरकारी कागजों में? इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स बचता है। भारत के 52% किसानों पर औसत कर्ज का बोझ 1,04,000 रुपए है। 52% किसान यानी आधे से ज्यादा किसान कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। यानी किसानों की औसत सालाना कमाई से ज्यादा उन पर कर्ज है। कमाई कम है, कर्ज ज्यादा है। देश में सिर्फ वर्ष 2019 में ही 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी, और इनमें से ज्यादातर किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हो चुके थे। बिचौलियों की वजह से हमारे किसानों को किसी भी अनाज के बाजार मूल्य का सिर्फ 10 से 23% ही मिल पाता है। यानी अगर बाजार में चावल की कोई किस्म 100 रुपए प्रति किलो पर आप खरीदते हैं तो किसान को अधिकतम उसमें से 100 रुपए में से 23 रुपए ही मिलते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुनिया में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा सिर्फ 2.5% है। कभी आपने सोचा है क्यों? एक सर्वे के मुताबिक भारत के गांवों में 72% युवा कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 1% ही किसान बनना चाहते हैं। देश के 76% किसान कृषि के अलावा कोई और काम करना चाहते हैं, वो अब किसान नहीं बने रहना चाहते। इसकी एक बड़ी वजह कृषि में कमाई का लगातार कम होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा लोकसभा के 38% सांसद भी किसान हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत में हर 3 में से 1 सांसद किसान है, और फिर भी किसानों की यह हालत है। फिर भी किसान आज सड़क पर है और नेता अपने शानदार बड़े बड़े बंगलों में आराम से बैठकर टीवी पर आंदोलन की खबरें देखते हैं और सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को यह डर है कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने वाली है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। इसे आप 2 पॉइंट्स के जरिए समझिए। पहली बात यह है कि सरकार सरकारी राशन की दुकानों के जरिए गरीब लोगों तक मुफ्त या बहुत सस्ती दर पर अनाज पहुंचाती है। इसे आप पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पूरी दुनिया का। इसके लिए सरकार किसानों से ही अनाज खरीदती है, और यह खरीद ज्यादातर मौकों पर एमएसपी पर ही होती है। लॉकडाउन के दौरान भारत के करीब 80 करोड़ लोगों को इसी पीडीएस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया गया था। 80 करोड़ लोगों को, और यह पिछले 8 महीने से सरकार कर रही है। सरकार की कोशिश होती है कि वो पीडीएस के लिए कम से कम 6 महीनों तक का अनाज स्टोर करके रखे, और यह सारा अनाज सरकार एमएसपी पर खरीदती है। ऐसे में इस व्यवस्था के खत्म होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि यह खरीद सरकार की तरफ से ऐसे ही जारी रहेगी। इसी तरह भारत में राइट टू फूड भी लागू है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त अनाज देने की जिम्मेदारी सरकारों की है, और इसके लिए भी सरकार किसानों से ही अनाज खरीदती है और आगे भी खरीदती रहेगी। दूसरी बात यह है कि सरकार देश की संसद में इस बात को कह चुकी है कि उसकी एमएसपी समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। कोई भी सरकार संसद में कही गई बात या किए गए वादे से मुकर नहीं सकती। अगर ऐसा होता है तो सरकार के खिलाफ कानूनी मुकदमा चल सकता है और सरकार गिर भी सकती है। अब देश के लोगों को और किसानों को यह सोचना चाहिए कि जब लोग उद्योगपतियों द्वारा तय किए गए एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर विश्वास करते हैं और उसी पर आधारित वो दाम देते हैं, तो फिर सरकार द्वारा तय एमएसपी से किसी को क्या समस्या हो सकती है। लेकिन यहां सरकार को भी एक काम जरूर करना चाहिए, यह हमारा सुझाव है,
और देश भर के किसान भी सुने, आप लोगों को भी सुनना चाहिए। सरकार को यह काम करना चाहिए कि वो एमएसपी को उसी तरह से कानूनी मान्यता दिला दे जैसे एमआरपी को हासिल है। आपने देखा होगा, आप बाजार में कोई भी चीज खरीदिए, हर चीज के पैकेट पर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यह लिखा होता है कि इससे ज्यादा का आप बेच नहीं सकते। इसी तरह एमएसपी को भी यही दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर देश में एक आलू के चिप्स का पैकेट या एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल एमआरपी पर बिक सकती है और उद्योगपतियों तक एक तय मुनाफा पहुंच सकता है, तो फिर किसानों की फसल की कीमत हमेशा के लिए फिक्स क्यों नहीं हो सकती? तो क्या एमआरपी की तरह हम एमएसपी को भी फिक्स कर सकते हैं? फिलहाल तो एमएसपी की स्थिति भी ऐसी है कि भारत के सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। सिर्फ 6%। 94% किसानों को इससे भी कम कीमत पर ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है। यानी ये जो 94% किसान हैं जो कि एमएसपी से भी कम पर अपनी फसल बेच रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमएसपी कितना भी हो। इसका मतलब एमएसपी फॉलो नहीं हो रहा। सरकार को अब यह करना है कि ये जो एमएसपी है, ये इस तरह इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए कि ये सब पर लागू हो जाए। एमएसपी का अर्थ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वो न्यूनतम कीमत होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इससे होता यह है कि फसल के दाम जरूरत से ज्यादा गिर जाने पर भी किसानों की लागत निकल आती है और उन्हें कुछ ना कुछ मुनाफा भी हो जाता है। फिलहाल भारत में 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है, सिर्फ 23 फसलों पर, सब पर नहीं है। लेकिन इनमें से मुख्य फसलें हैं गेहूं और धान। और यह व्यवस्था वर्ष 1966-67 के दौरान लागू की गई थी। तब भारत में अक्सर अनाज का संकट हो जाया करता था। तब आपको याद होगा, सूखा पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे कृषि की टेक्नोलॉजी बेहतर होने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा और एमएसपी की व्यवस्था पहले से चल रही थी, इसलिए सरकार को ज्यादा मात्रा में फसल किसानों से खरीदनी पड़ती है। कई बार ये किसानों से ली गई फसल जरूरत से ज्यादा होती है। इसे स्टोर करके रखने पर सरकार को काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है और फसल खराब हो जाने की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी की जगह सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर जमीन के हिसाब से 10,000 रुपए की राशि देने लगे। यानी मान लीजिए आपने ये तय कर दिया कि 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाएगा, तो शायद ज्यादा बेहतर हो। देश भर में इसे लागू करने का जो पूरा खर्च है वो होगा 1,97,000 करोड़ रुपए के आसपास, और ये एमएसपी पर आने वाले खर्च के लगभग बराबर ही है। इस व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि वैसे भी भारत में ज्यादातर किसान एमएसपी से बहुत कीमत पर ही अपनी फसल बेच पाते हैं। किसानों को तो वैसे भी एमएसपी से नीचे ही फसल बेच रहे हैं और इससे किसानों को नुकसान भी होता है। जबकि ये नई व्यवस्था के तहत किसान जिस दाम पर चाहें अपनी फसल बेच सकते हैं और 10,000 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते हैं। यानी ये किसानों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो किस बाजार भाव में अपनी फसल बेचेंगे, लेकिन 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर उन्हें सरकार से मिलता ही रहेगा। भारत में एमएसपी को अभी संवैधानिक गारंटी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सरकार किसानों से हर साल एमएसपी पर फसल खरीदती है। लंबे समय से इस बात की मांग हो रही है कि सरकार एमएसपी को संवैधानिक दर्जा दे। आजादी के बाद से भारत में अब तक अलग अलग पार्टियों के 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस ने या उसके समर्थन से चलने वाली पार्टियों ने लगभग 54 साल तक शासन किया है, लेकिन अभी भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। यानी 54 साल कांग्रेस की सरकारें रहीं। अगर कांग्रेस इतना ही चिंतित है किसानों को लेकर, तो 54 साल में उन्होंने ये सब पहले क्यों नहीं कर दिया? उनसे पूछना चाहिए। वर्ष 1979 से 1980 तक चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। वो खुद किसानों के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन तब भी उन्होंने भी, किसान नेता होने के बावजूद, चौधरी चरण सिंह ने भी एमएसपी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिलवाया। किसानों के आंदोलन के जरिए एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की मांग उठाने वाले राजनीतिक दलों को यह सोचना चाहिए कि जब उनकी खुद की सरकारें थीं, उन्हें कई कई सालों तक मौका मिला, तो उन्होंने कभी भी ऐसा क्यों नहीं किया, और ये मांग आज ही उन्हें याद क्यों आ रही है 73 वर्षों के बाद? ये सोचना चाहिए। और ये बात किसानों को भी सोचना चाहिए कि जो पार्टियां और जो नेता उन्हें बहका रहे हैं, किसानों को उनसे पूछना चाहिए कि आपने, जब आपकी सरकार थी, तो 73 वर्षों में ये सब क्यों नहीं किया? 73 वर्षों से भारत में किसानों पर सिर्फ राजनीति हुई है
और इसका नतीजा यह है कि राजनीति करने वाले नेता तो अमीर होते चले गए और किसान गरीब ही रह गए, बल्कि किसान पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच गए। वर्ष 2001 से 2016 तक भारत में सांसदों की तनख्वाह 1250% तक बढ़ी है। सांसदों की तनख्वाह 1250% बढ़ी है। लेकिन किसानों की आमदनी पिछले 10 वर्षों में करीब 1.5 गुना ही बढ़ पाई है। वर्ष 2014 में 123 सांसदों पर एक स्टडी की गई थी, जिसमें पता चला कि 10 वर्षों में इन सांसदों की संपत्ति में 24% की वृद्धि हुई है संपत्ति में, जबकि इस दौरान भारत की जीडीपी और देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति भी सिर्फ 7% की रफ्तार से बढ़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन नेताओं को असल में किसानों की घटती आमदनी की कितनी चिंता होती होगी। 2016 में सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई एक जानकारी से पता चला कि वर्ष 2007 से 2016 के बीच भारत के कुछ लोगों की कृषि से हुई आय 1,55,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। कृषि से हुई आय 1,55,000 करोड़ रुपए। जाहिर है इतना पैसा देश के छोटे और गरीब किसानों ने तो कमाया नहीं होगा। यह पैसा उन लोगों का था जो खुद को किसान बताकर अपना इनकम टैक्स बचाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि नकली किसान बनकर काला धन जमा करने वालों की संख्या विदेशों में काला धन जमा करके रखने वालों से भी ज्यादा हो सकती है। भारत में जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले या तो सरकारें एमएसपी बढ़ाने का वादा करती हैं या फिर किसानों की कर्ज माफी की घोषणाएं करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही दो मुद्दों पर वोट मिलते हैं। इस वर्ष तक भारत के 11 राज्य किसानों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज को माफ कर चुके हैं और ये कर्ज माफी के बाद ही उन्हें वोट मिलते हैं और तभी सरकारें बनती हैं। आपने देख लिया होगा, हर साल किसानों की हालत सुधारने के लिए नई नई योजनाएं लाई जाती हैं, राहत पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस बनी रहती है। आज भी हमारा ये कहना है कि किसानों के कर्ज माफी के बजाय, किसानों को और आर्थिक मदद देने की बजाय किसानों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपना इनकम टैक्स भी दे पाएं, अपना कर्ज भी दे पाएं और अपने सारे बिल चुका पाएं। किसानों को इतना सक्षम हमें बनाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के नेता चाहते हैं कि किसान हमेशा उनसे भीख मांगता रहे, किसान हमेशा उनके बंगले के सामने हाथ फैलाकर खड़ा रहे और सिर्फ कर्ज माफी की मांग करता रहे। वो ये नहीं चाहते कि किसान सक्षम हो जाए। भारत में आजादी के बाद से किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ, इसका कोई ठीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन वर्ष 1990 के बाद से अब तक किसानों के लिए करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज जारी किए जा चुके हैं। अगर भारत के रक्षा बजट से पूर्व सैनिकों को पेंशन दिए जाने का खर्च हटा दें तो यह राहत पैकेज इस वर्ष के भारत के रक्षा बजट के बराबर है और यह भारत के इस वर्ष के कृषि बजट से भी ज्यादा है। एक जमाना था जब भारत में प्रजा भी किसान हुआ करती थी और राजा भी किसान होते थे। देवी सीता के पिता राजा जनक जब हल चला रहे थे उसी दौरान सीता प्रकट हुई थी। यहां तक कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी भी खेती ही किया करते थे। करीब 6 दशक पहले जब देश अनाज के संकट से गुजर रहा था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री आवास में हल चलाकर देश के लोगों को अनाज के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का संदेश दिया था। यह वो जमाना था जब किसानों और जवानों को देश में एक जैसा सम्मान मिलता था। जय जवान जय किसान के नारे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे किसान राजनीति का मुद्दा बन गए। ये वो टाइम था जब ना तो किसान राजनीति में हुआ करते थे और ना सैनिक राजनीति में हुआ करते थे। ना जवान राजनीति करता था ना किसान राजनीति करता था और दोनों देश के लिए लड़ते थे। किसान देश के अंदर लड़ता था और जवान बॉर्डर पर लड़ता था। लेकिन धीरे धीरे किसानों की एंट्री राजनीति में हो गई। किसानों के नाम पर देश में बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी। देखते ही देखते किसान राजनीति का मोहरा बन गए। किसानों के नाम पर बड़े बड़े नेता आ गए। किसानों के हितों की बात करने वाले लोग किसान नेता बन गए। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां बन गई। विशुद्ध राजनीति में होने लगी और किसान सांसद भी बनने लगे और फिर बाद में किसान प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। आजाद भारत में किसानों का सबसे बड़ा सम्मेलन वर्ष 1977 में हुआ था और तब 10 लाख किसान देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली के बोट क्लब पर हुए इस सम्मेलन का नेतृत्व उस जमाने के किसान नेता चौधरी चरण सिंह कर रहे थे, जो उस समय देश के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और इस सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आई थी, जो कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुई थी। इस सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह से कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं
कि वही उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े किसान, वही उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, उत्तर भारत के भी सबसे बड़े किसान नेता हैं। इसके बाद 1978 में चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई से मतभेद की वजह से गृह मंत्री का पद छोड़ दिया और फिर बाद में 23 दिसंबर 1978 को दिल्ली के बोट क्लब पर उन्होंने फिर से किसानों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया, जिसमें लाखों किसान पहुंचे और इसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, यानी किसानों के जरिए ताकत दिखाई। कांग्रेस को भी किसानों पर सियासत का मौका मिला और जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की मदद से प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह ने लाल किले से अपने पहले ही भाषण में किसानों को लेकर क्या कहा था, आज आपको जरूर सुनना चाहिए। बड़ा दिलचस्प रहेगा अगर आज आप चौधरी चरण सिंह का भाषण लाल किले से सुन लें और देखिए उस जमाने में उन्होंने क्या कहा था और आज क्या हो रहा है। जब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ती है, भाव बढ़ता रहेगा, एक मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप सोचिए 1979 में जब किसान नेता चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, तब उन्होंने लाल किले से जो अपना भाषण दिया था 15 अगस्त पर, तब उन्होंने क्या कहा था, देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने अपने भाषण में किसानों का जिक्र ना किया हो, जिसने ये ना कहा हो कि वो किसानों के लिए काम करेगा। फिर ऐसा क्या है कि किसान गरीब का गरीब ही रह गया, किसानों का उत्थान होता ही नहीं। किसान आज भी सिर्फ यही भीख मांग रहा है कि उसका कर्ज माफ कर दिया जाए, उसे अच्छा दाम दिला दिया जाए और वो किसी तरह अपने परिवार को पाल पोस सके, सिर्फ इतना मांगता है और वो भी नहीं हो पा रहा। दिल्ली और दिल्ली के आसपास किसानों के आंदोलन आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी परेशानी बन गए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से आने वाले सैकड़ों ट्रक इस समय दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इनमें दवाइयों से भरे एक ट्रक को लद्दाख पहुंचना है, लेकिन किसानों के प्रदर्शन की वजह से ये ट्रक जा नहीं पा रहा। अगर ये ट्रक समय पर लद्दाख नहीं पहुंचा तो वहां दवाइयों की कमी हो जाएगी और बर्फबारी की वजह से अगर रास्ते बंद हो गए तो इस ट्रक के लिए लद्दाख पहुंचना अब लगभग असंभव हो जाएगा। लद्दाख जाना, लद्दाख बंद होने वाला, वहाँ वैसे बर्फ पड़ जाएगी, बंद हो जाएगी, मैं कहाँ छोड़ूंगा दवाइयाँ? दिक्कत आ जाएगी दवाइयों की। जो लद्दाख है ना, लेह लद्दाख वो बंद होने वाला, सर्दी बहुत हो गई है। हाँ, तो दवाइयाँ दिक्कत आ जाएगी वहाँ पे। दवाइयों की दिक्कत है, दवाई रोड ही बंद हो जाएगा, मैं माल कहाँ उतारूंगा? मैं माल कहाँ उतारूंगा? इतनी ठंड हो रही दिन दिन वहाँ पे। अभी 5 होगा, मेरी गाड़ी नहीं यहाँ स्टार्ट हो रही। दिक्कत आ जाएगी दवाइयों की। हाँ, दवाइयों को तो आएगी सर, दवाई वहाँ जवान लड़ाई हो रही, सब कुछ हो रहा है मुल्क का, उनके लिए दवाइयाँ जा रही है। तो देश के लिए वो जवान खड़े हैं, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, उनकी दवाइयाँ है हमारे पास। बहुत बुरे फंसे हुए हम तो, घर वाले उधर परेशान हो रहे हैं। बोला की शादी है यार, लड़की की शादी है कल की। किसानों के आंदोलन पर अब राजनीति खुलकर हो रही है। शिवसेना ने कहा है कि सरकार लद्दाख की सीमा पर चीन को तो रोक नहीं पाई, लेकिन अपनी सीमाओं पर किसानों को रोक रही है। आपने गुजरात में सरदार पटेल का एक भव्य मूर्ति लगाई है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। सरदार पटेल एक किसानों के नेता थे। बारडोली का सत्याग्रह, साराबंदी सत्याग्रह, ये किसानों का था। तो आज ये किसानों का ऊपर जो हमला हो रहा है वो देखकर वो मूर्ति भी रोती होगी। इतना जो आप बल प्रयोग कर रहे हो, अश्रु धूर छोड़ रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो या बंदूकें तान कर खड़े हो, ये प्रयोग अगर आप चीन के सीमा पर करते तो लद्दाख में चीनी नहीं घुसते ना। और किसानों के आंदोलन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री का क्या संदेश है, आज आपको सुनना चाहिए। किसानों को प्रकल्प के साथ ही
नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। साथियों, पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि दिल्ली के आसपास तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो करोड़ों और किसान हैं जो बाकी के राज्यों में हैं, क्या वो किसान भी इतने ही दुखी हैं? असली किसान किसे माना जाएगा? गरीब किसान को माना जाएगा या अमीर किसान को माना जाएगा या जमींदारों को किसान माना जाएगा? अब बड़ी बात यह है असली किसान कौन है और सरकार को किसके लिए काम करना चाहिए। और इस तरह के विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक या दो राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं, बाकी के राज्यों के जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है पूरे देश के लिए। और हम छोटे किसानों को, गरीब किसानों को भी ये कहना चाहेंगे कि वो बड़े बड़े नेताओं के भ्रम में ना आए। जो नए कानून बने हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें। सरकार की सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो ये कि वो अपने नए कृषि कानूनों को लोगों तक पहुंचाने में असफल रही, लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, गरीब किसानों को ये बता नहीं पाई कि वो उनके लिए क्या करना चाहती थी। इसीलिए संचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के जमाने में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.